हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप जब भी देख रहे हो, ठीक। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी क्लास 9th का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो पहला चैप्टर क्या है आपको पता ही होगा, सेल चैप्टर है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक खूबसूरत सा लाइन, एक सुंदर सा लाइन को पढ़ते हैं, जो कि आपका ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में एक अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है। ज़िंदगी में एक अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है, परंतु उससे भी ज़्यादा आवश्यक है लगनशीलता, एकाग्रता और लक्ष्य प्रेम। मतलब कि ज़िंदगी में सभी कोई लक्ष्य रखते हैं। बड़ा लक्ष्य रखना कोई ख़राब बात नहीं है, और बिना लक्ष्य के ज़िंदगी भी अच्छा नहीं होता है कि नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग कितना लगनशीलता के साथ उससे पेश आ रहे हैं। मतलब जो लक्ष्य रखा है उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना उसके लिए एकाग्रता है मेरे अंदर, और उस लक्ष्य से कितना प्रेम है हमको, तभी जा कर के हम सक्सेस हो पाएंगे कोई भी फील्ड में। तो सक्सेस होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लगनशीलता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, लक्ष्य के प्रति प्रेम चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्य रख लिए और क्या होगा कि सब चीज़ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, समझे। तो चलिए आज जो है अपना चैप्टर को शुरू करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, आप बने रहें मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, इससे एनर्जी हम लोग की बनती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही था आपका मेन चैप्टर और पहला चैप्टर है, ठीक। तो ये जो है मतलब 2021 के लिए सीज़न 2021 फाउंडेशनल बैच के लिए है, ठीक। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसको देख लेते हैं पहले। इस चैप्टर में यानी कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सब चीज़ लिख दिया है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ क्या चीज़ से। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद सेल थ्योरी, ठीक। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग, सॉरी यहाँ पर स्टडिंग होता, हमने स्टफिंग लिख दिया, STUDY, ठीक, स्टडी होता। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडी सेल या फिर स्टडिंग, ठीक। तो सेल को पढ़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक, उसको पढ़ेंगे। शेप एंड साइज ऑफ सेल, ई नंबर का, ठीक। उसके बाद एफ में है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल क्या चीज़ से बना हुआ, ठीक, ये पढ़ना है। फिर उसके अंदर आता है ढेर सारी टॉपिक्स, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो ये भी एक सेल का पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा लेमा कहते हैं हम लोग, है ना। प्लाज्मा लेमा, है ना, दलाई लेमा नहीं कहते हैं, है ना, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्ट्रक उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पर हमने लिख भी दिया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। ये सभी चीज़ हम लोग को बारीकी से पढ़ना है कि नहीं। पूरा साल बाकी है हम लोग के लिए अभी, तो धीरे धीरे से और पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। आप लोग का फाउंडेशन तो तैयार करना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या और क्या है टॉपिक, देखिए क्या करना पढ़ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ जानना है। फिर उसके बाद इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ जाना, और एक्सोसाइटोसिस, सेल के कुछ बाहर आना, तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सभी चीज़ हम लोग बारीकी से जानेंगे, एक एक करके सभी, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। अभी तो बस शुरुआत है ना, है कि नहीं, पार्टी का शुरुआत है, देखते चलिए आप लोग, है ना। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है ना।
उसके बाद सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम्स, सभी के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन आज का क्लास हम लोग में आज का क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है हम लोग को, जो कि बता देता हूँ मैं कि सेल ये पढ़ना है कि व्हाट आर द सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ये पढ़ना हम लोग को, और डिस्कवरी ऑफ सेल। आज इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी सी इन आवर सराउंडिंग्स मेड अप ऑफ, यहाँ पर आर होता है ना, ठीक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी सी इन आवर सराउंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपार्टमेंटलाइज्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड सेल। देखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब तो क्या है, एक यूनिट से बने हुए हैं। यूनिट वो क्या हो सकता है, सेल। जिस तरह आप घर देखे होंगे बना हुआ, है ना। तो घर में क्या होता है कि ब्रिक होता है, ईटा से होता है, ईट उसका यूनिट हो गया, है ना। घर तो ईटा से बना हुआ है ना, जैसे कि ये हो गया ईटा, है ना। फिर से ऐसे कर दीजिए, अब देखिए लग रहा है ना एक दीवार जैसा, है कि नहीं। तो घर का यूनिट क्या है, एक ईंट है ना। ईंट से मिल करके एक दीवार बना, फिर उसके बाद एक मकान बना, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टोरेज, सेकेंड स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज, ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग बना, है ना। तो बिल्डिंग का यूनिट क्या है पहले ये तो जानना होगा। तो यानी हम लोग का बॉडी मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो हम लोग का बॉडी का यूनिट क्या होगा, हम लोग बने क्या हुए चीज़ से हैं, है ना। तो वो यूनिट क्या है हम लोग का बॉडी का, सेल है। क्या है, सेल है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सजीव होता है ना, सजीव, है कि नहीं। लिविंग को क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं, और नॉन लिविंग को निर्जीव कहते हैं, है ना। ठीक। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी सी इन आवर सराउंडिंग्स मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपार्टमेंट, मतलब एक कंपार्टमेंट जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट है, समझे। तो ऐसे कंपार्टमेंट से मिल करके बना हुआ है, समझे। ओके, सम समझे कि नहीं। ओके, ठीक है। तो जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, है ना। एज द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ इट्स यूनिट दैट इज ब्रिक। ओके, समझे। ओके, समझ में आया ना समझ में, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि ऑल सेल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, है कि नहीं। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है ना, फिर तीसरे सेल से, ऐसे करके जुड़ के एक सेल क्या होता है कि टिश्यू बनता है कि नहीं। तो सेल जुड़ करके क्या बना, सेल पर सेल जुड़ा तो क्या बना, टिश्यू बना, है ना। हैं, उसके बाद फिर टिश्यू से टिश्यू जुड़ा तो क्या बना, ऑर्गन बना, ठीक। फिर ढेर सारे ऑर्गन बने मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बना, फिर यही ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या हुआ कि एक बॉडी बना, है कि नहीं। तो ऐसे कर करके होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्ग, यहाँ पर एज द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ इट्स यूनिट दैट इज ब्रिक। जैसे कि बिल्डिंग जो एक बना हुआ होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है बताइए तो आप, वो जो है
ब्रिक से बना होता है, उसमें तो ऐसे ढेर सारा कंपोनेंट होते हैं, तो ब्रिक भी एक यूनिट मान लीजिए, है कि नहीं, ब्रिक एक यूनिट मान लीजिए, है ना, तो ब्रिक से बना होता है। तो इसी तरह हम लोग का शरीर जो बना होता है, तो शरीर का जो है यूनिट क्या है, वो सेल है कि नहीं। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम लोग का शरीर जो है एटम से बना हुआ है कि नहीं। केमिस्ट्री वाला बोलते हैं ना कि वी आर मैटर, हम लोग मैटर्स हैं, है ना। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो हम लोग मैटर हैं, है कि नहीं। जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं, जितने भी चीज़ में वेट है, स्पेस है, सब चीज़ है ना, वेट है ना, फिर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, मैटर है, यानी यानी कि वो एटम से बने हुए हैं। तो ये केमिस्ट्री की भाषा में हुए। तो बायोलॉजी की भाषा में हम क्या कहते हैं कि हम लोग जो है क्या चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल जो कि क्या है, यूनिट है हम लोग का लाइफ का, है ना, हम लोग का जीवन का एक इकाई है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट और एनिमल्स, आर मेड अप ऑफ सेल। कहा जाता है कि या प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसका बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल है ना। तो मतलब बॉडी अगर बन रहा है तो किस चीज़ से बन रहा है, सेल से, यानी बिल्डिंग का जो ब्लॉक्स है, अंडरस्टूड, सीधा समझिए, तोड़ के समझिए, है कि नहीं। हम लोग जो बॉडी बन रहा है, ठीक, तो ढेर सारा सेल इकट्ठा हुआ तब तो जा करके एक बॉडी बना ना। जैसे कि हम लोग का बॉडी में मैं बता दे रहा हूँ कि कितना सेल होता है एक ह्यूमन बॉडी में, कितना होता है, 10⁻14 सेल्स, है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल होता, सॉरी बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं हम ना आजकल, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन फ्रॉम सिंगल सेल। तो मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है और जितने भी उसका लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी फंक्शन आते हैं सभी के सभी एक ही सेल से करते हैं। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अंडरस्टूड। अब कहा जा रहा है द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर सेल्स, मोर मीन्स मोर देन वन, ओके, मोर देन वन, है कि नहीं, वन से मोर, है ना, मोर देन वन, समझे। तो वन से ज़्यादा यानी दो या दो से अधिक, ये हो गया ज़्यादा, ठीक। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर सेल्स एंड परफॉर्म देयर ऑल एसेंशियल फंक्शन, यानी कि जितने के लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शन है, ऑल एसेंशियल फंक्शन बाय बाय शोइंग डिवीजन ऑफ लेबर आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोग तो बच्चे में अपने तरीके का डिफिनेशन पढ़े होंगे, जिसके पास ढेर सारा सेल होता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं और जिसके पास एक सेल होता उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन अब आप लोग सीनियर हो रहे हैं, फाउंडेशनल बैच में आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे, 11वीं 12वीं में जाएंगे, 9th 10th के बाद तो 11वीं 12वीं में ही जाएंगे ना। तो इसीलिए आपका फाउंडेशन तैयार नहीं रहेगा तो क्या होगा, बढ़िया से नहीं हो पाएगा, आगे का संभल नहीं पाएगा, है कि नहीं। जैसे कि एक घर में अगर बढ़िया से नींव नहीं डालते हैं तो क्या होता है, घर गिर जाता है ना। तो यही होता है, तो हम आप लोग का नींव तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब सेल का डिस्कवरी देखते हैं, यानी कि डिस्कवरी वाला हिस्ट्री देखते हैं, सेल का हिस्ट्री, समझे, सेल का हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगन विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप आने से पहले सेल का कोई बात होता भी नहीं था, ना कुछ था। तो बताइए, सेल तो इतना छोटा चीज़ है जो कि दिखता भी नहीं नेकेड आइज से, तो उसके बारे में कैसे पढ़ता विदाउट माइक्रोस्कोप, है ना। तो माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में स्टडी होना शुरू हुआ। ओके, तो वही बात यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ना, द हिस्ट्री ऑफ सेल बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके,
द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और जिस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, जिसको हम सेल कह रहे हैं, वो जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1665 में। ओके, अब देखिए फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था कौन? डच साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? जजारिस जेनसेन। क्या कहते हैं? जचैरिस जेनसेन। वैसे आपको जो अच्छा लगता है वैसे बोलिए, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक, समझे? तो इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। उसके बाद देखिए एंटोन वैन, ठीक, एंटोन वैन लीeuwenhoek, जिसका कि बर्थ 1632 में हुआ और डेथ कब हुआ? 1723 में। ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, यूग्लिना, sperms, eggs, blood corpuscles and of invertebrates। तो देखिए एंटोन वैन लीeuwenhoek जो है, इन्होंने क्या किया कि ये माइक्रोस्कोप में पहली बार ये जो है ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को, जैसे कि बैक्टीरिया सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, और यूग्लिना को, ठीक, यूग्लिना को, फिर स्पर्म को, है ना, एग को। स्पर्म तो जानते ही होंगे, मेल गैमिट है, ह्यूमन मेल गैमिट, ठीक। उसके बाद ब्लड कॉर्पसेल को, फिर इन्वर्टिब्रेट का ब्लड कॉर्पसेल्स को ये जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रॉबर्ट हुक का जन्म जो है कब हुआ था? 1635 में, और डेथ कब हुआ? 1703 में। तो रॉबर्ट हुक वाज एन, यहाँ पर वाज लिखना था, वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ प्रिमिटिव, यहाँ पर वाज होगा, ठीक, इन्वेंटेड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 लेंसेज फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। तो ये रॉबर्ट हुक, जिसका कि जन्म कब हुआ? 1635 में, और डेथ कब हुआ? 1703 में। तो ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, यानी इंग्लिश साइंटिस्ट ये नहीं कि इंग्लिश वाला मतलब इंग्लिश से बोलते थे, बात तो सही है, इंग्लिश बोलते थे। दूसरी बात, इंग्लिश कहने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड से थे, समझ में आया? तो ये अपना प्रिमिटिव एक पुराना सा मतलब एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपने तरीके से, ठीक। और इन्होंने 2 लेंस का यूज किया था ताकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो, यानी एक छोटा चीज़ को बड़ा करके ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकें, है कि नहीं? ही ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अंडर हिज माइक्रोस्कोप इन 1665। तो 1665 में जो ये इन्होंने सेल के बारे में कुछ बताया था, विज्ञापन किया था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे करके ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक। तो आप हनीकॉम्ब लगभग देखे होंगे। अरे मधुमक्खी का छाता को ही हनीकॉम्ब कहते हैं, कुछ अलग नहीं बोल रहे हम, ठीक, समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ही होता है ना। तो ये हनीकॉम्ब का जैसे स्ट्रक्चर दिखा था, मतलब ऐसे ऐसे करके होता है, समझे? और बीच में ये न्यूक्लियस। तो हालांकि इतना चीज़ ये पहली बार में नहीं देख पाया था, क्योंकि इसके पास उतना अच्छा माइक्रोस्कोप था नहीं, है ना। तो ये सेल वाल को मेनली देख पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कॉइन द टर्म सेल, और क्या किया कि मतलब पढ़ा, और उसके अनुसार जो है इसको जो समझ में आया उसका नाम क्या रख दिया? सेल। तो यहाँ पर देखिए ये अपना भाषा में बोला था, सेलुला विच मीन्स रूम इन लैटिन। तो मतलब इन्होंने कह दिया सेलुला, सेलुला का मतलब होता है सेल, सेलुला का मतलब क्या होता है? रूम। कौन सा भाषा में? लैटिन भाषा में, समझ में आया? ठीक। अब देखिए ही पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया इन लंदन 1665 में। तो 1665 में इन्होंने क्या किया कि एक बुक को पब्लिश्ड किया, मतलब इस चीज़ को जो ऑब्जर्व किया, मतलब सेल के बारे में जो जो ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को इन्होंने किस में छाप दिया? अपना बुक में, जिसका नाम था क्या? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। कब? 1665 में। इसके बाद से आदमी को पता चला कि सेल भी होता है ना। चलिए अब रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ते हैं। ओके,
अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन 1773, मतलब उसका जन्म कब हुआ 1773 में, और मरा कब जाके, मतलब डेथ कब हुआ 1885 में, है ना। तो ही वॉज ए स्कॉटिश बॉटनिस्ट, मतलब स्कॉटलैंड का था, एक बॉटनिस्ट था, है ना। हु डिस्कवर्ड अ लिटिल स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल ऑफ ऑर्किड रूट, मतलब एक ऑर्किड प्लांट का रूट में जो है एक स्पेयर टाइप का कुछ देखा, ये है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स देखा, है ना। इट कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, कब 1831 में, है ना। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हो ना 1831, तो 1831 में इन्होंने इसका नामांकन कर दिया, क्या नाम किया, न्यूक्लियस। ओके, है कि नहीं, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट और ये लास्ट स्लाइड, और आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे इस चीज़ को पढ़ा के। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हमसे जुड़ें और बायो का लाभ उठाते रहें, बायो से डरे नहीं। बायो में कुछ क्या रखा है, कुछ है ही नहीं, अपने बारे में जानना है तो इससे डरना क्या है कि नहीं। तो नहीं तो बायो का नाम सुन के ही बहुत बच्चा को डर लग जाता है, तो डरना नहीं है, जुड़ना है ना, डर भगाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, समझे कि नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये टर्म जो हम लोग जान रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, देखिए सभी जो है कोई ना कोई साइंटिस्ट आकर के नाम दे दिए। दैट इज द जेल लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। तो साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा है, जेल, अरे वो कैदी वाला जेल नहीं बोल रहे, वो जेल होता है, ये जेल बोल रहे हैं हम, है कि नहीं, समझे। जेल लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स वाज कॉइन्ड बाय वॉन मोहल एंड 1838 एंड जोनस पोरकिंजी इन 1839। ओके, तो मतलब ये दोनों साइड सेपरेटली किए हैं, ठीक। तो ये 1839 में इस चीज़ को टर्म दिए, फिर ये 1839 में, समझ में आया, समझ में आया ना। साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, कब दिया, कैसे आया, ये तो आप लोग को क्लियर होता जा रहा है। मुझे पता है कि आप लोग को डिटेल कर रहा हूँ, फिर भी टेंशन मत लीजिएगा, डिटेल करेंगे तो आप लोग का ही फायदा है ना, है कि नहीं। आगे मान लीजिए आप लोग को मेडिकल वाला सपना हो तो वो भी पूरा होगा, है कि नहीं। मेडिकल तो हर हमेशा रूट से ही जाके पूछता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, हॉक्सले इन 1868 कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए क्या कहा, हॉक्सले जो है क्या कहा 1868 में, प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। कोई दिक्कत, लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। इन्होंने कब कहा 1868 में, समझे। इन लोग का एक्सपेरिमेंट यानी इन लोग का खोज करने के बाद, है ना। चलिए अब आते हैं एक तो और साइंटिस्ट जिसका नाम है हैकेल। हैकेल in 1868 reported that the nucleus is responsible for storing genetic material and transmitting hereditary character। समझ में आया, हैकेल ने क्या क्या कहा 1868 में, 1866 में, देखिए हैकेल ने 1866 में क्या कहा कि मतलब ये देखा कि न्यूक्लियस जो होता है क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक मटेरियल को मतलब स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने पापा के पुत्र हैं, कैसे हैं, क्या पता चलता है कि आप अपने पापा के पुत्र हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आप में और आपके पिता में दिखता है, बहुत सारे गुण आपके पिता में जो है वो आप में है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पिता से आप में गया है ना, किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू, है ना। स्पर्म प्लस
ओवम के थ्रू, है ना। ठीक, समझ में आया। तो इसीलिए तो इसी को कहता हम हेरिडेटरी कैरेक्टर कहते हैं, समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और लेते हैं आप लोग से इजाज़त। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, है कि नहीं। क्योंकि आप लोग का सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, आप लोग का ये लाइक से क्या होता है, लाइक कमेंट शेयर से क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा पढ़ाई, है ना। तो चलिए आज का यही ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। थैंक यू।